लेट्स बिगिन द टॉपिक वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन। वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि वेस्ट लैंड क्या होता है। तो वेस्ट लैंड क्या होता है, इकोनॉमिकली जो अनप्रोडक्टिव लैंड्स होती हैं और वो अनप्रोडक्टिव बनी हो सकती हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, तो ऐसी लैंड्स को बोलते हैं वेस्ट लैंड। जब वेस्ट लैंड्स वो वाली लैंड्स होगी जो अनप्रोडक्टिव हैं, अनफिट हैं, किसके लिए, ना वहाँ कोई कल्टीवेशन कर सकते हैं, कोई फसल नहीं लगा सकते, वहाँ पर ग्रेजिंग नहीं कर सकते, या कोई भी इकोनॉमिक यूज़ उसका नहीं कर सकते, तो ऐसी लैंड को क्या बोलेंगे हम, वेस्ट लैंड कहेंगे। और वो किस वजह से भी हो सकता है कि उस वहाँ पर जो टेरेन है वो रफ़ है, रफ़ लैंड है, उबड़ खाबड़ तरह की है लैंड है, या वहाँ पर जो सॉइल है वो काफ़ी इरोजन हुई है, वहाँ पर इरोडेड सॉइल है, जहाँ उस लैंड पर क्या है, वाटर लॉग्ड है, पानी से भरी हुई ज़मीन है, वो वहाँ पर पानी वाटर लॉगिंग की कंडीशन है, या फिर सैलिन जो सॉइल में जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है सॉल्ट की सॉइल में वो ज़्यादा है, तो ऐसी लैंड्स को हम कहते हैं वेस्ट लैंड्स। तो वेस्ट लैंड इंक्लूड सॉल्ट अफेक्टिव लैंड्स, ऐसी लैंड्स जो जिनकी किसकी वजह से अफेक्टेड हैं, सॉल्ट की वजह से, या रेतली ज़मीन जो सैंडी एरियाज़ होते हैं, वो गलीड एरियाज़, जब सॉइल का इरोजन होता है तो पहले रील इरोजन होता है और आगे जाकर रील वो बड़ी बड़ी जब खाइयों में बन जाता है इरोजन की वजह से, उनको बोलते हैं गली इरोजन। तो गली एरियाज़ जहाँ ज़्यादा इरोजन हुआ होता है, ऐसा अंडोलेटिंग अपलैंड्स, ऐसी उबड़ खाबड़ ज़मीनें जो खासकर पहाड़ी एरिया में हैं, वो वाली, जब बैरन हिल रीजीज़, खाली जो जिसमें कोई वेजिटेशन नहीं है, इतने पहाड़ी एरिया में खाली जो नंगी पहाड़ियाँ हैं, वो भी इसमें आता है वेस्ट लैंड में। स्नो कवर्ड एरियाज़ जिसमें बर्फ़ से ढके हुए एरिया, चाहे ग्लेशियर्स के एरिया, जो ग्लेशियर्स होते हैं परमानेंट वहाँ पर रहते हैं साल भर, वो वाला एरियाज़ भी वेस्ट लैंड ही रिगार्ड करते हैं। इसके अलावा यहाँ जो एरिया क्या हो गया है, ख़राब हो गया है, बैरन बन गया है, बंजर बन गया है ड्यू टू जूम कल्टीवेशन, जिसको हम स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस भी कहते हैं, उसकी वजह से अगर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन से जो वेस्ट लैंड क्या बन गई है, बैरन बन गई है, बंजर भूमि बन गई है, इन सारी जो ये इस तरह की जो लैंड्स होती हैं उनको कहते हैं हम वेस्ट लैंड। क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट लैंड, अब है कि वेस्ट लैंड को हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो वेस्ट लैंड जनरली दो तरह की होती हैं। एक होती है जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है वेस्ट लैंड है, वो वेस्ट लैंड है लेकिन वहाँ पर कल्चरिंग कर सकते हैं, एक चीज़। और दूसरा नॉन कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जहाँ पर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, वो होगी नॉन कल्चरेबल वेस्ट लैंड। तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो होगी जहाँ कल्टीवेशन किसी तरह की करते हैं हम, लेकिन ये कल्टीवेटेड वेस्ट लैंड्स होती हैं, लेकिन इसमें है क्या कि इसको हम पूरे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे टू देयर फुल पोटेंशियल। इनके जो पोटेंशियल है जितना, उसके हिसाब से उनको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, तो उसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। है कल्टीवेशन है, यहाँ कल्टीवेशन होती है लेकिन नॉट टू देयर फुल पोटेंशियल। तो ये क्या है, मिसमैनेज हो पा रही है ड्यू टू वेरियस रीज़न। ऐसी वेस्ट लैंड जो है वो कल्चरेबल तो है लेकिन मिसमैनेज हुई है, चाहे वो स्टेट की वजह से, जब प्राइवेट ऑक्यूपेशन है वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ पर किसी तरह का, चाहे वो नोटिफाइड एरिया कर दिया गया है, किसी तरह का कोई एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो भी इसी कल्चरेबल वेस्ट लैंड में करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी हम नोटिफाइड एरिया होने की वजह से वहाँ पर किसी तरह की भी जो है कल्टीवेशन नहीं करते। दूसरा होता है नॉन कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये ऐसी वेस्ट लैंड्स होती हैं जहाँ पर ये वेस्ट लैंड ही होती हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का भी हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। द वेस्ट लैंड विच आर नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी वेस्ट लैंड जहाँ पर हम बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती कल्टीवेशन के लिए। इसमें कौन कौन सा आ गया, जैसे बैरन रॉकी एरिया लैंड्स, जहाँ बिल्कुल पथरीली ज़मीन जो है, बंजर पथरीली ज़मीन, वो वाली स्टीप स्लोपिंग एरियाज़, जैसे पहाड़ हैं, खड़े पहाड़ हैं ऐसे, तो यहाँ पर इसे अगर वो खड़ा पहाड़ है तो यहाँ पर कैसे करेंगे, किसी तरह की कल्टीवेशन नहीं करेंगे। वो ऐसे एरियाज़ इसके जहाँ पर बिल्कुल लैंडस्लाइड हो रही होगी और कोई खेत बनाने का या किसी तरह के प्लांटेशन नहीं की जा सकती, ऐसा एरिया। और एरियाज़ कवर्ड बाय स्नो और ग्लेशियर्स, या ऐसे एरियाज़ जो कि परमानेंटली स्नो से या ग्लेशियर से कवर हैं, वो वाले एरिया क्या हैं जो है नॉन कल्चरेबल वेस्ट लैंड में आते हैं। तो वेस्ट लैंड जो बनती है दो तरह से बनती है जनरली, एक तो नेचुरल प्रोसेस होता है, दूसरा ह्यूमन बीइंग की वजह से भी होता है। तो नेचुरल प्रोसेस में जैसे कि अंडोलेटिक अपलैंड्स, स्नो कवर्ड लैंड्स,
वही जो पहाड़ी एरिया में जो उबड़ खाबड़ ज़मीनें हैं वो वाला हो गया नेचुरली जो है कि वहाँ पर वो वेस्टलैंड होती हैं, वहाँ पर कल्टीवेशन पर जो है पॉसिबल नहीं होता, जो खासकर स्नो से कवर्ड होती हैं। कोस्टल सैलाइन एरियाज़ ऐसे एरिया जो समुद्र के किनारे हैं जो, और वहाँ पर जो है साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है लैंड पर, तो किसी तरह की भी कल्टीवेशन वहाँ नहीं हो पाती। सैंडी एरियाज़ जैसे डेजर्ट वगैरह एरिया में जहाँ पर कि वहाँ पर अगर सैंड होगी तो वाटर जो है वो क्या करेगा, ऊपर नहीं रह पाएगा और नीचे ऑब्जॉर्व होकर नीचे चला जाएगा। तो ऐसे सैंडी रेतली ज़मीन जो होती है वो भी जो है नेचुरल प्रोसेस से बनती है, और एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस जो मैन मेड एक्टिविटीज़ है इनकी वजह से भी वेस्टलैंड जो है बनती है, फॉर्मेशन होती है जिसमें कि जैसे कि इरोजन होता है मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से, या किसी तरह का जो है सैलिन जो है साल्ट कंसंट्रेशन हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से साल्ट कंसंट्रेशन सॉइल में बढ़ जाता है, तो वेस्टलैंड बन जाती है वो। जब वाटर लॉग्ड जो लैंड्स होती हैं ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ की वजह से भी होती हैं, तो वो वेस्टलैंड बन जाती हैं। तो मेजर जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से वेस्टलैंड बनती है उसमें है, एक तो हम अगर जंगल काट देते हैं, अगर वहाँ पर किसी जगह फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर प्लांटेशन थी हमने काट दिया तो वो बेरन लैंड बन जाएगी, बंजर भूमि बन जाएगी। ओवर ग्रेजिंग, अगर हम ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं तो वहाँ पर जो ग्रास है या वेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वेस्टलैंड बन जाती है। माइनिंग एक्टिविटीज़ से भी किसी तरह की भी माइनिंग करते हैं, जब हम खोदते हैं ज़मीन और पेड़ वगैरह भी काटते हैं तो वहाँ वेस्टलैंड क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कि हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर वीडीसाइड यूज़ कर रहे हैं तो वीड्स ख़त्म हो रही हैं। तो इस तरीके से भी जो है वो अगर जो हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं या वो टीलेज फार्मिंग कर रहे हैं या किसी तरह की, तो सॉइल इरोजन हो रही है तो फिर भी वेस्टलैंड क्रिएट हो जाती है। तो डेजर्ट इज़ वन ऑफ द मेजर नेचुरल वेस्टलैंड। एक तो डेजर्ट एरिया जो होता है वो मेजर वेस्टलैंड है जहाँ पर किसी तरह की कल्टीवेशन करना मुश्किल होता है। तो इसमें ह्यूमन बीइंग की वजह से और क्लाइमेट की वजह से भी डेजर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये जो मेन कारण होते हैं डेजर्टिफिकेशन के। और वेस्टलैंड, अब आ जाएंगे हम वेस्टलैंड रिक्लेमेशन पर। हमने पढ़ लिया कि वेस्टलैंड क्या होती है, कल्चरेबल और नॉन कल्चरेबल वेस्टलैंड, और वेस्टलैंड कैसे क्रिएट होती है। अब हम आते हैं वेस्टलैंड रिक्लेमेशन कैसे कर सकते हैं, क्या किस तरीके से जो वेस्टलैंड है उसको रीस्टोर कर सकते हैं और कल्टीवेटेड लैंड बना सकते हैं, उसी को बोलते हैं वेस्टलैंड रिक्लेमेशन। कि अगर ये वेस्टलैंड है इसको दोबारा से कैसे रीस्टोर करना है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग बेरन, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें बंजर भूमि को, बेरन को, स्टराइल वेस्टलैंड इनटू समथिंग दैट इज़ फर्टाइल। ऐसी जो बंजर भूमि पड़ी हुई है उसको फर्टाइल लैंड में चेंज करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, जिसमें कि ये लैंड चेंज हो जाती है, सूटेबल फॉर हो जाती है हैबिटेशन के लिए भी एंड कल्टीवेशन के लिए भी। यहाँ पर हम फसल भी लगा सकते हैं और वहाँ पर कुछ भी जो है वो जो लैंड है वो हैबिटेशन भी बन जाएगी ऑर्गेनिजम्स के लिए वहाँ पर। तो इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। जब रिक्लेमेशन करते हैं तो सॉइल क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ बन जाती है, और सॉइल इरोजन जो है वो रुक जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, और सॉइल जो मॉइस्चर होता है सॉइल में वो भी कंजर्व होता है। तो ये वेस्टलैंड रिक्लेमेशन जो प्रोग्राम है ये मदद करता है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में। तो सम इम्पॉर्टेंट रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस आर डिस्कस्ड हियर। कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं जो स्टेप्स हम करके वेस्टलैंड को रिक्लेमेट रीस्टोर कर सकते हैं, प्रोडक्टिव लैंड बना सकते हैं। तो उसमें कुछ ये स्टेप्स हैं। पहला आता है एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। फर्स्ट स्टेप जो है वो है एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन करके। तो एफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि हम किसी तरह का भी प्लांट्स लगाते हैं, फॉरेस्ट ग्रो करते हैं ऐसी जगह पर जो कल्चरेबल वेस्टलैंड है उस पर, और जहाँ पर कि पहले कोई भी फॉरेस्ट या कोई ट्रीज़ नहीं थे, ऐसा एरिया खाली बेरन पड़ा हुआ वेस्ट लैंड जहाँ पर पहले किसी तरह के भी पेड़ वगैरह नहीं थे। और जब वहाँ पर हम पेड़ लगाते हैं, फॉरेस्ट लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पर किसी वजह से पेड़ नहीं थे क्योंकि वहाँ पर कोई सीड्स नहीं हुए होंगे, पहले ट्रीज़ नहीं थे,
या कुछ एडवर्स इफेक्ट थे वहाँ पर, क्लाइमेटिक हों या नेचुरल हों या मैन मेड हों, तो जिस वजह से वो जगह क्या बैरन पड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से, और उस पर कोई किसी तरह के पेड़ नहीं थे, और वहाँ पर जहाँ पर किसी तरह का कोई जंगल भी नहीं था, वहाँ पर अगर फॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। वेयर एज रीफॉरेस्टेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पहले फॉरेस्ट वहाँ उस एरिया में था, वहाँ पर ही कि किसी वजह से ख़त्म हो गया, और वहाँ पर रीप्लांटिंग करते हैं फॉरेस्ट का, वहाँ ट्रीज़ की रीप्लांटिंग करते हैं अवर एरियाज़, ऐसे एरिया में जिसको जहाँ पर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था या डिग्रेड हो गया था बाई ओवर ग्रेजिंग, चाहे वो वहाँ पर फॉरेस्ट था। रिफॉरेस्टेशन में क्या है कि वहाँ पर किसी टाइम फॉरेस्ट था, लेकिन वो किसी वजह से, चाहे ओवर ग्रेजिंग से हो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से हो, या एक्सेसिव ट्री फेलिंग की वजह से हो, या फॉरेस्ट फायर की वजह से वहाँ पर वो लैंड क्या हो गई थी, वेस्ट लैंड जब बेरन बन गई थी, लेकिन किसी टाइम वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया था। तो ऐसे प्रोसेस में दोबारा से जब उस बेरन लैंड में फॉरेस्टेशन की जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन। तो रिस्टोरिंग फॉरेस्ट विल नॉट ओनली हेल्प इन चेकिंग सॉइल, अगर हम फॉरेस्टेशन करेंगे और रिफॉरेस्टेशन करेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो जो सॉइल इरोजन है वो रुक जाएगा, फ्लड्स नहीं आएंगे, वाटर लॉगिंग की कंडीशन भी नहीं बनेगी, और लैंड प्रोडक्टिव बन जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो दूसरे नंबर पर जो नेक्स्ट आता है पॉइंट कि चेंजिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हम वेस्ट लैंड को रिस्टोर कर सकते हैं, उसको दोबारा से रिकलिब्रेट कर सकते हैं कि अगर हम कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को क्या करेंगे, ये जो है वो चेंज करेंगे। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है, खासकर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारी इंडिया की, इसमें जो असम साइड वगैरह जो स्टेट हैं जहाँ पर कुछ ट्राइब्स रहते थे, जो झारखंड वगैरह एरिया में, तो वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती थी, जिसको जूम या स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस भी कहते हैं। उसमें क्या होता था कि कुछ ट्राइब्स रहते थे, जैसे तो उन्होंने क्या किया, एक एरिया को, जो ऐसे एरिया है एक, वहाँ पर क्या किया, लैंड को एग्रीकल्चर करने के लिए, उसमें अगर फॉरेस्ट एरिया है वहाँ आग लगा देते थे, और आग लगाकर उस जो फॉरेस्ट लैंड है उसको कन्वर्ट कर देते थे इनटू एग्रीकल्चर लैंड में, उसको एग्रीकल्चर में, और 2-4 साल के लिए वहाँ एग्रीकल्चर करते थे। और जब वहाँ पर एग्रीकल्चर करने के बाद सॉइल जो फर्टाइल नहीं रहती थी, तो वो शिफ्ट हो जाते थे दूसरी जगह पर, फिर दूसरी जगह पर वो क्या करते थे, फॉरेस्ट एरिया को डिस्ट्रॉय करते थे, आग लगाते थे किसी तरह से या कुछ, तो वहाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। इस तरीके से वो क्या था, इसी वजह से बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जाते थे, जब स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस भी बोलते हैं इसी वजह से इसको। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो रोकनी पड़ेंगी, वो काफ़ी हद तक हमने रोकी भी हैं, अगर हम वेस्ट लैंड को रिकलिब्रेट करना चाहते हैं। तो इसमें और क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्रॉप को रोटेशन करनी चाहिए, एक टाइम एक क्रॉप लगानी चाहिए, नेक्स्ट टाइम दूसरी कोई क्रॉप लगानी चाहिए, ये मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी चाहिए कि अगर एक फसल काट दें दूसरी कुछ देर बाद काटें, जब उसमें मिक्स रखें क्रॉपिंग, तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे को वो फर्टाइल भी करती हैं, न्यूट्रिएंट्स देती हैं फसल्स। इसके अलावा डेवलपिंग प्लांटेशन क्रॉप्स दैट वुड इम्प्रूव द फर्टिलिटी एंड सपोर्ट लार्ज पॉपुलेशन। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि अलग अलग जो फसलें हैं वो लगा सकते हैं वहाँ पर, और लैंड को रिकलिब्रेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है लैंड डेवलपमेंट एंड लीचिंग। ये क्या है कि लैंड, किसी तरह की लैंड जो है वो क्या हो गई है, वेस्ट लैंड बन रही है, तो उसको कैसे डेवलपमेंट करेंगे, और उसकी लीचिंग क्या होता है, ये फॉर रिकल्टिवेशन ऑफ द सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द सॉल्ट। अगर किसी तरह की उस लैंड पर, जो फसल पर क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे सॉल्ट कंसनट्रेशन सॉइल में ज़्यादा है, तो वो वहाँ पर लैंड क्या होगी, वो वेस्ट लैंड ही मानी जाएगी, वहाँ पर कल्टीवेशन करना मुश्किल होगा, क्रॉप्स नहीं लगेंगी। तो उसमें ज़रूरी है कि सॉल्ट को रिमूव करना पड़ेगा। जहाँ पर, क्योंकि प्लांट्स की रूट में के जहाँ पर प्लांट्स ग्रो करते हैं, अगर वहाँ सॉल्ट कंसनट्रेशन सॉइल में ज़्यादा है, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, सॉल्ट को हम रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। लीचिंग इज़ अ प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, हम सॉल्ट को, जो कंसनट्रेशन होती है सॉइल में, उसको कम करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं, जो कि करता क्या है, सॉल्ट को सॉइल से रिमूव करता है। तो हम वाटर को यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करके हम सॉल्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। लीचिंग क्या है कि किसी तरह का लिक्विड मतलब वाटर को यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, खासकर सॉइल वगैरह
उसको रिमूव करते हैं। जब हम सॉइल से वाटर को पास करते हैं मिट्टी से, तो फिर क्या होता है कि वो जो सॉल्ट है वो पानी के साथ बह कर चला जाता है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है सॉइल में कम हो जाती है, तो सॉइल जो है वो सूटेबल हो जाती है कल्टीवेशन के लिए। तो इसमें जब क्या देखते हैं हम कि सैलिनिटी प्रॉब्लम है, सॉइल टेक्सचर वगैरह, डेप्थ भी देखते हैं, वाटर टेबल भी देखते हैं, ये चीज़ें सारी भी देखते हैं, तो ताकि फिर वाटर की एप्लीकेशन करते हैं लीचिंग के दौरान। आफ्टर लेवलिंग एंड प्लॉइंग द फील्ड इज़ बंडेड इन स्मॉल प्लॉट्स एंड लीचिंग इज़ डन। लीचिंग की कैसे जाती है कि जैसे हम ये खेत देख रहे हैं तो यहाँ बंड्स बनाए, ये जो एलिवेटेड एरिया होता है इसको बोलते हैं बंड, ठीक, इधर से भी। तो यहाँ पर पानी लाएंगे और पानी यहाँ खड़ा होगा कुछ देर के लिए और उसको फिर क्या करेंगे, फ्लो करा देंगे बाहर की तरफ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब पानी बह कर जाएगा तो साथ में ही क्या करके ले जाएगा, साल्ट को भी ले जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग, जिसमें कि वाटर को अप्लाई करते हैं और साल्ट की क्या करते हैं, साल्ट को जहाँ सॉइल की डीसैलिनेशन करते हैं, उसके साल्ट कंसंट्रेशन को कम करते हैं। तो लीचिंग एक कंटिन्यूसली क्या करते हैं, 0.5 to 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो है ज़रूरत होती है। जब इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर 0.5 to 1 सेंटीमीटर वाटर, तो इसमें 90% ऑफ सोल्यूबल साल्ट जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम ईच सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल डिपेंडिंग ऑन द टेक्सचर, कि सॉइल का टेक्सचर क्या है उसके बेस पे लगभग 1 सेंटीमीटर तक जो 90% जो है सॉइल के 1 सेंटीमीटर के 90% जो सॉल्ट हैं वो रिमूव हो जाते हैं जब इतना वाटर हम अप्लाई करते हैं। इफ़ वी यूज़ इंटरमीडिएट या इरेगुलर जब वाटर हम की स्प्रिंकिंग करते रहते, छिड़काव करते रहते हैं पानी की, और लगभग 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का हम सप्लाई करते हैं, तो ये क्या करता है, और ये इरेगुलर करते हैं, रेगुलर वे नहीं करते रहते हैं। ये लगभग 90% ऑफ जो सैलिनिटी है, जो कि अपर 60 सेंटीमीटर तक की जो सॉइल लेयर है, वहाँ पर 90% ऑफ जो सैलिन जो साल्ट्स होते हैं उनको कम कर देता है जब हम इरेगुलरली 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर को अप्लाई करते हैं। इस तरीके से लीचिंग करके हम साल्ट कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं। फिर आता है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग में क्या करते हैं हम कि सॉइल को कवर करते हैं विद ऑर्गेनिक मटेरियल, सच एज सॉइल होगी मिट्टी, उसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल को उससे कवर कर देंगे, जैसे प्लांट्स जो हैं सूखे हुए होंगे, या स्ट्रा भूसा होगा, या ग्रास के साथ जो कि मटेरियल यूज फॉर कवरिंग इज़ कॉल्ड मल्च। और ये जो मटेरियल प्लांट्स हो गया, स्ट्रा हो गया, या ग्रास, ये मटेरियल जो यूज़ किया जाता है सॉइल को कवर करने के लिए, इसको क्या कहा जाता है, मल्च। तो इसमें हम देख रहे हैं ये कुछ फसल ये लगी हुई है बीच में ग्रीन जो दिख रही है, तो इसमें बीच में जो खाली एरिया पड़ा होता है इसमें हम स्ट्रा या कोई प्लांट्स वगैरह जो हैं वो जो है उसमें कवर कर देते हैं, सॉइल जो खाली पड़ी होती है उसके ऊपर। इससे क्या होता है, मदद क्या मिलती है, इट हेल्प्स इन रिटेनिंग सॉइल मॉइस्चर, कि अगर धूप पड़ेगी तो सॉइल का जो मॉइस्चर वगैरह होगा वो सॉइल में ही रहेगा, वो इवेपोरेट नहीं होगा। तो इस तरीके से जब ऑर्गेनिक मटेरियल से कवर करते हैं सॉइल को, इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्चिंग। तो इसमें सॉइल की मॉइस्चर जो है कंडीशन वो ठीक रहती है, वो इवेपोरेशन नहीं होती, तो इसकी वजह से इवेपोरेशन प्रिवेंशन होती है। क्या होता है, वीड की ग्रोथ नहीं होती, और क्या होता है, सॉइल का इरोजन भी रुक जाता है और सॉइल की कंडीशन भी इम्प्रूव होती है मल्चिंग प्रोसेस में। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये पिक्चर हम देख पा रहे हैं कि जो है ऑर्गेनिक मटेरियल से सॉइल को कवर। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मैनेजिंग टोपोग्राफी, कि टोपोग्राफी जो है उसको मैनेज करना है। तो ये ज़्यादातर वहाँ पर होता है जहाँ पर कि पहाड़ी एरिया है, स्लोपी लैंड है, वहाँ पर अगर सीधे ही क्या होगा, बारिश होगी और स्लोपी एरिया में पानी के साथ सॉइल भी बह कर नीचे चली जाएगी। तो वहाँ पर जो है स्लोपी एरिया में टोपोग्राफी को मैनेज करना जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो ताकि वाटर जो है अगर रन करता है जब, तो वो सॉइल को भी इरोड करता है तेज़ी के साथ, जितना फास्टर जितना पानी बह कर जाएगा उतना ही सॉइल को भी वो लेके जाता है साथ में। तो उसको इरोजन को, वाटर रन ऑफ को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, एक तो हम स्लोपी एरिया में ग्रासेस के स्ट्रिप्स लगा सकते हैं ताकि वो एक तरह का बैरियर करें हैं और वो पानी को जो तेज़ी से जो बहाव है वो तेज़ी से बह रहा है उसको रोकें। दूसरा, कुछ मेथड होते हैं जिन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, वहाँ पर इस तरह की जो इरोजन वगैरह होती है वहाँ पर उसको रोक सकते हैं। तो इसमें एक आता है काउंटर प्लगिंग,
जिसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये एक पहाड़ है, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं हम कि इस तरीके से ये पहाड़ का तो ये वाला ऐसे एरिया है, लेकिन हम क्या करते हैं मिट्टी को क्या करते हैं एलिवेशन बनाते हैं, खोद कर ऐसे बनाकर, तो ये वाला जो एरिया है और दूसरा फिर बनाया ऐसे सॉइल का स्लोप बनाया, और ये जो स्लोप दिख रहा है इस स्लोप के ऊपर जो है फसल लगाई जाती है, क्रॉप जो है वगैरह लगाते हैं, यहाँ पर भी क्रॉप लगाएंगे। और इसको इस एरिया को जो थोड़ी एलिवेटेड होती है, साइल की एलिवेशंस ऐसे बनाई जाती हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टोर। और जो बीच में एरिया होता है ऐसे ये वाला, तो इसको बोलते हैं बैरियर। दो कॉन्टोर के बीच में जो एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे, बैरियर। तो जब बारिश होगी, तेज़ी से पानी बह कर आएगा, तो पहली बात है कि यहाँ पर फसलों के साथ में उनको भी मिलेगा, और जब बह कर जाएगा तो इस एरिया में आएगा पानी बैरियर में, तो पानी तेज़ी से नहीं बहेगा और पानी की काफ़ी स्पीड कम हो जाएगी। तो कभी कभार क्या करते हैं, इन बैरियर के बीच में ही हम ऐसे एक लंबा खड्डा भी खोदते हैं, लंबा लंबा, जिसको बोलते हैं हम ट्रेंच। तो ये इस खड्डे क्या होता है, जब पानी आता है बह कर तो इस ट्रेंच में रुक जाता है आकर पानी, और क्या होता है कि ये जो है पानी यहाँ रुका रहेगा, फ्लो नहीं नीचे करके जाएगा, तो बाद में ये ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है, तो ये फसल्स को इनडायरेक्टली ये भी जो फसलें होती हैं उनको भी मिल जाता है। तो ये जो बैरियर होते हैं, खासकर जो दो काउंटर के बीच में जहाँ क्रॉप्स लगाई होती हैं जो जगह, उसकी जगह के बीच में जो होता है, इसको कभी कभी पत्थर के साथ भी हम भर देते हैं, जहाँ जो फसल्स के रिमेन जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं उनके रिमेन्स होते हैं, जो बचा होता है वो वहाँ पर डाल देते हैं। तो इस तरह की जो होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं काउंटर प्लगिंग। जो है ये काउंटर प्लगिंग हो गई। तो ये काउंटर प्लगिंग जनरली कंबाइन विद स्ट्रिप फार्मिंग की क्या करते हैं, ये इस तरीके से ये जो लैंड की एलिवेशन बनाई और यहाँ पर फार्मिंग भी कर रहे हैं स्ट्रिप्स में, एक जगह स्ट्रिप्स फिर दूसरी जगह स्ट्रिप्स। तो ये चीज़ जो है की जाती है काउंटर प्लगिंग में। और काउंटर प्लगिंग और टेरेस में ये फ़र्क होता है कि जो काउंटर प्लगिंग में लैंड की कोई एलिवेशन ज़्यादा चेंज नहीं करते, लैंड वैसी की वैसे रहने देते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं कोई लाते, ये सिर्फ फसलें लगाते हैं, एक फसल यहाँ लगाएंगे फिर इधर लगाएंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि हम क्रॉप के थ्रू, खासकर क्रॉप के थ्रू जो है वो जो रन आखा उसको रोकते हैं। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्या है कि स्ट्रिप फार्मिंग। तो स्ट्रिप फार्मिंग क्या होता है, इसे द प्लांटिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स इन अल्टरनेटिंग स्ट्रिप्स अलोंग द कॉन्टोर्स। इसमें क्या करते हैं कि स्ट्रिप फार्मिंग में कि एक जिस तरीके से ये खेत है ये, तो यहाँ पर एक इस तरह की फसल लगाई, दूसरी जगह बीच में कोई और लगाएंगे, तीसरी जगह फिर जो है फिर दोबारा से वो लगाएंगे, चौथी जगह। इस तरीके से अलग अलग क्या किया जाता है, जो है वो अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं। तो इसमें एक तरह की यहाँ फसल लगाएंगे हम, यहाँ पर दूसरे यहाँ पर अलग तरह की होगी, फिर वो वैसी होगी। तो इस तरीके से जो फार्मिंग होती है इसको बोलते हैं स्ट्रिप फार्मिंग। इसमें भी क्या करते हैं कि वाटर रन ऑफ जो है काफ़ी हद तक रुक जाता है, और अगर एक क्रॉप हम काट भी देते हैं एक टाइम पर, दूसरी क्रॉप वहाँ पर रहती है, जिसकी वजह से सॉइल का जो है वो इरोजन को से बचती है। तीसरा आता है टेरेसिंग। टेरेसिंग को बोलते हैं सीढ़ीदार खेती भी, और ख़ासकर ये सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है, माउंटेन एरिया में होती है, हिली एरिया में होता है, जहाँ पर कि ये जैसे हम देख पा रहे हैं ये वाला माउंटेन एरिया जहाँ पर टेरेसिंग है कि ये यहाँ पर सीढ़ीदार खेती हो रही है यहाँ पर। तो इसके तो अगर हम सीधी ही लैंड होती तो पानी सीधा नीचे बह कर जाता, लेकिन सीढ़ीदार खेती की वजह से क्या होता है, ये जो स्टेप्स बनते हैं जिसको स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं, इसकी वजह से पानी तेज़ी से बह कर नहीं आता। यहाँ पर इसके किनारे पर जो ये फील्ड होती है, खेत होता है, यहाँ पर स्लोपी एरिया होता है, ऐसे बनाया हुआ स्लोप, तो पानी नीचे बह कर नहीं जाता, वहीं खेत में ही रहता है और वहीं पर्कुलेट करता है। तो इस तरह का मेथड जो है हेल्पिंग शेप लैंड टू क्रिएट शेल्स ऑफ द अर्थ, यहाँ पर वही की स्टेप्स बनते हैं और पानी साइल में ही रहता है, बह कर नीचे नहीं जाता, और एजिस
पर जो है वही जो फील्ड की एजेस होती हैं वहाँ पर क्या करते हैं हम प्लांट वगैरह भी लगा सकते हैं, किसी और प्लांट स्पीशीज़ भी वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये मेथड जो है ख़ासकर कहाँ पर होता है हिली एरिया में, हिल साइड्स में जहाँ पर स्टीप हिल्स होती हैं वहाँ पे। तो ये टेरेसिंग हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, और ये काउंटर प्लगिंग भी देख पा रहे हैं, और स्ट्रिप फार्मिंग में भी कि एक स्ट्रिप में ये फार्मिंग लगी हुई है, दूसरी जगह पर दूसरी लगी हुई है। तो ये स्ट्रिप फार्मिंग की एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो ये भी है स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसमें एक क्रॉप यहाँ तक की है, दूसरी क्रॉप अलग तरह से है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है। काउंटर स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या हो गया कि एक जगह एलिवेशन पर फसल लगाई और दूसरी जगह बीच वाली जगह छोड़ दी, ये वाली, तो फिर लगाई फसल। तो दूसरी जगह अगर लगाई भी है तो कोई ग्रास वगैरह लगाया हुआ है इस तरह का। तो ये किसी खेत में जो ये प्लेन एरिया में है वहाँ पर एक फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग की गई है, एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। इसके अलावा आता है टाइड रिजीज। टाइड रिजीज क्या होता है, ये यूज़फुल होता है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, जहाँ पर बारिश बहुत तेज़ होती है, वहाँ पर ये टाइड रिजीज बनाई जाती है। इस मेथड में सीरीज़ ऑफ रिजीज बनाई जाती हैं जो कि अपन एक दूसरे के राइट एंगल पर होती हैं, ताकि जो वाटर रन ऑफ है उसको ब्लॉक किया जाए हर डायरेक्शन से, और वाटर जो है वो क्या वो सोक्ड हो जाए, नीचे चला जाए, परकुलेट कर जाए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो पाए। तो इसमें देख रहे हैं हम कि क्या करते हैं, रिजीज बनाते हैं राइट एंगल पे। ये रिजीज ये है, रे रिजीज है, और यहाँ पर भी ये राइट एंगल पर ये रिज और ये। तो देखो किस तरीके से ये बन गए हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो पानी यहाँ पर इसमें बीच में रुक रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से ये चीज़ बनाई जाती है जब पानी आता है। और ज़्यादा जहाँ बारिश होती है ऐसे एरिया में इस तरह का चीज़ बनाई जाती है ताकि बारिश हो, पानी यहीं रुक जाए और फिर बाद में नीचे सोक्ड हो जाए सॉइल के अंदर। फिर है जिप्सम अमेंडमेंट। क्या करते हैं हम, जिप्सम को अप्लाई करते हैं। जिप्सम में क्या होता है, जिप्सम में होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या करता है, यहाँ पर वो सॉइल सोडिक सॉइल होती है जिसमें कि क्या होगा, सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। सोडियम क्या हो गया, सॉल्ट की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर जिप्सम जो होता है उसको यूज़ करते हैं, जिसमें केमिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। कैल्शियम की कंसंट्रेशन जिप्सम में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये कैल्शियम रिप्लेस करता है सोडियम को, क्योंकि हमें तो सॉल्ट हटाना है, सोडियम को हटाना है। तो जिप्सम में जो कैल्शियम होता है वो हटा देता है सोडियम को। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो जिप्सम हेल्प करता है कि वो रिक्लेम करता है जो सलीन सॉल्टी सॉइल है, सोडिक सॉइल है, उसको दोबारा से उसकी सॉल्ट कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करता है, कम करता है जिप्सम। तो कई जगह पर जहाँ पर लैंड सॉइल सॉल्टी है वहाँ पर जिप्सम को अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा ग्रीन मैन्यूर फर्टिलाइज़र और बायो फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं वेस्ट को रिक्लेमिनेशन के लिए। इसमें क्या किया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्यूर वगैरह जो हो गया, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र वगैरह हो गए, ये क्या कर सकते हैं, जो सॉइल क्या है, सैलीन है, साल्टी है, वहाँ पर हम किसी तरह के कुछ तरह के ग्रासेस लगा देते हैं। ऐसे ग्रासेस वगैरह या ऐसे प्लांट्स लगाते हैं जो क्या करते हैं, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को कम करते हैं, और वो वहाँ पर जब डिकम्पोज भी होते हैं तो सॉइल को फर्टाइल भी करते हैं, वहाँ ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से भी सॉइल कुछ ग्रीन मैन्यूर फर्टिलाइज़र बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करके भी हम सॉइल को रिकल्मुलेट कर सकते हैं, उसको फर्टाइल बना सकते हैं। तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इस एल्गी को भी यूज़ करके एज ए बायो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करके जो सॉल्ट इफेक्टेड लैंड्स हैं, सॉइल हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि एक तो इस तरह के सॉल्ट प्लांट्स लगाएंगे जो कि सॉल्ट को जो है कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करेंगे, ऑब्जॉर्व करेंगे सॉल्ट को, और दूसरे नंबर पर वो जब डिकम्पोज होंगे तो ऑर्गेनिक मैटर भी सॉइल को मिल जाएगा। इस तरीके से सॉइल की कंडीशन इंप्रूव हो जाती है। फिर सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स भी लगाते हैं जिसमें अलग अलग प्लांट्स लगाते हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे बेरन एरिया है, रोड के किनारे लगा देंगे, रेल के किनारे, इस तरह के फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स चलाकर भी प्लांटेशन कर सकते हैं और सॉइल को बेरन होने से बचा सकते हैं या रिकल्मुलेट कर सकते हैं उसको। कैनल साइड्स पर भी हम पेड़ लगा सकते हैं, रेल के किनारे, रेलवे जो ट्रैक होते हैं उसके किनारे लगा सकते हैं। इसके अलावा जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसमें भी प्लांट्स लगाकर उसको दोबारा से रिकल्मुलेट कर सकते हैं, फार्म फॉरेस्ट्री वगैरह, और इस तरीके से जो भी वेस्टलैंड है उसको दोबारा से हम रिस्टोर कर सकते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन भी कहीं कहीं यह है आज यूज़ किया जाता है।
बहुत सी जगह, वर्ल्ड की बहुत सी जगह पर। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें सक्सेशन होता क्या है कि जिसमें एक जो कम्युनिटी है वो रिप्लेस करती है, एग्जिस्टिंग कम्युनिटी जो होती है उसको रिप्लेस करती है बाई न्यू कम्युनिटी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेशन। तो ये ज़्यादातर कहाँ पर यूज़फुल है ये सक्सेशन? ऐसे तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, और ये ऐसी जगह पर सक्सेसफुल है जहाँ पर माइनिंग और इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड जो है वो क्रिएट हो गई हैं, ज़्यादा हैं। ऐसे एरियाज़ में ये हम अप्लाई कर सकते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर एग्रीकल्चरल ओरिएंटेड जो मेथड हैं वो फेल हो जाते हैं, वहाँ हम सक्सेशन करते हैं। सक्सेशन में होता क्या है, जो फास्ट ग्रोइंग प्लांट स्पीशीज़ होती हैं, खासकर जो ग्रासीज वगैरह होते हैं उनको लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रीज़ नहीं लगेंगे, ये वेस्ट लैंड होगी, वहाँ उनको ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होगा, वाटर ज़्यादा चाहिए होगा, तो ट्रीज़ वगैरह के बजाय क्या करते हैं, कुछ ग्रासीज लगाई जाती हैं जो कि स्लो ग्रोइंग होती हैं ग्रासीज, और ये क्या होता है वो अडॉप्ट कर लेती हैं जहाँ पर मिनरल की भी अगर सॉइल में कमी है, डेफिशिएंट सॉइल है, उस एरिया में आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करते हैं, स्लोली ग्रो करते हैं, और फिर क्या है उस वेस्ट को, जो वेस्ट लैंड है उसको रिक्लेमेट करते हैं, प्रोडक्टिव लैंड बनाते हैं, वहाँ पर वो ग्रासीज आ जाते हैं। तो ये जो है अप्रोच जो है सक्सेसफुल है थ्रू आउट द वर्ल्ड। लगभग बहुत सारे वर्ल्ड के जो डिग्रेडेड लैंड्स है वहाँ पर आज यूज़ कर रहे हैं इसको, तो वहाँ कर पा रहे हैं। तो ड्रेनेज नेक्स्ट आता है, ड्रेनेज भी बना सकते हैं। वाटर लॉग्ड सॉइल्स हैं, ऐसी जगह जहाँ पर पानी बहुत रुका हुआ है, ऐसी सॉइल्स जो हैं वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस पानी को रिमूव करने के लिए हम आर्टिफिशियल ड्रेनेज जो है नालियाँ वगैरह बना सकते हैं, ताकि उस जगह से पानी जो है वो निकल जाए। तो इसके अलावा गुड इरिगेशन प्रैक्टिसेस भी हम यूज़ कर करके लैंड को रिकल्मिनेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हैंड इरिगेशन करें, कि इरिगेशन को अच्छे तरीके से सिंचाई करें किसी लैंड में जो सूखी हुई है, एरिड लैंड है खासकर जहाँ कुछ, वहाँ पर हम इरिगेशन करके भी लैंड को रिस्टोर कर सकते हैं। उसमें ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, हैंड इरिगेशन कर सकते हैं, या स्प्रिंकलर इरिगेशन वगैरह कर सकते हैं। ये पिक्चर में देख रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जैसे ये एक पाइप है और पाइप में छोटे छोटे सुराख होंगे, इन सुराखों से क्या होगा, पानी बाहर आएगा, और जो भी लगा होगा कोई भी एरिया होगा उसमें पानी मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, जिसमें पाइप के थ्रू उनकी जो होल्स किए होते हैं वहाँ से पानी दिया जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, जैसे बारिश होती है और बारिश के में स्लोली पानी देते हैं, इसी तरीके से पानी को स्प्रिंकल किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। ये देख रहे हैं लगाए होते हैं इंस्ट्रूमेंट, इसके थ्रू जो है इनको क्या किया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है, इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। हैंड इरिगेशन में क्या है, जैसे पाइप से पानी दे रहे हैं या किसी डिब्बे से पानी दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हैंड इरिगेशन। तो इस तरीके से इरिगेशन के भी करके भी हम लैंड को रिक्लेमेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है NWDB जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1985 में, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता था, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट में। तो इसमें ये बोर्ड बना था, नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड 1985 में। तो इसमें क्यों बना था, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड्स के अलावा रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजी, और जो डिमांड है, ग्रोइंग डिमांड है फ्यूल वुड की और फॉडर की, उसको पूरा करने के लिए नेशनल लेवल पर ये बोर्ड बनाया गया था 1985 में। और इसको रखा अंडर किसकी मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर, ठीक। लेकिन ड्यूरिंग 7th 5-year प्लान में क्या किया गया था, एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई थी ये वेस्टलैंड जो नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड है उसके थ्रू, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्री प्लांटिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जाएंगी रादर देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी को पार्टिसिपेशन करने के बजाय ट्री की जो है प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा की जाएगी। ये 7th 5-year प्लान में ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई थी। 1992 में क्या किया गया था, ये न्यू डिपार्टमेंट बना था जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसको अब हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एरियाज़ एंड एम्प्लॉयमेंट। ये वाला डिपार्टमेंट बना था, और इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड को रखा गया है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एरियाज़ एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड ये अब आता है। दिस इज़ ऑल अबाउट वेस्टलैंड रिकलेमिनेशन। थैंक यू।